अस्सलाम वालेकुम। इंसानी हिस्ट्री में नैरेटिव्स बड़ा इंपॉर्टेंट टूल रहे हैं। नैरेटिव्स एक नेशन को डिवाइड कर सकते हैं, एक नेशन को यूनाइट कर सकते हैं। नैरेटिव्स में इतना पोटेंशियल है कि वो रेवोल्यूशंस ला सकते हैं और इतना पोटेंशियल है कि अमन ला सकते हैं। और जियो पॉलिटिक्स में जो नैरेटिव्स को शेप करता है, जो नैरेटिव्स को कंट्रोल करता है, वही पावरफुल होता है। आज की इस वीडियो में मैं बलूचिस्तान इंसर्जेंसी के बारे में बात करूंगा। बात की जाएगी कि बलूचिस्तान इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, बलूचिस्तान में क्राइसिस किस वजह से चल रहे हैं, बलूचिस्तान में जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं उन्हें कौन बैक करता है, और अभी जो बलूचिस्तान का सिनेरियो है इसे ईस्ट पाकिस्तान के सिनेरियो के साथ कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। और फिर एंड पे डिस्कस करेंगे कि कौन से स्टेप्स ज़रूरी हैं जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को लेने चाहिए बलूचिस्तान के हवाले से। तो चलें शुरू करते हैं। तो बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वो स्ट्रेटेजिकली भी इम्पॉर्टेंट है, इकोनॉमिकली भी इम्पॉर्टेंट है और पॉलिटिकली भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा बलूचिस्तान की अगर आप लैंडस्केप की बात करो तो वो भी बहुत डाइवर्स है। वहाँ पे आपको डेजर्ट से लेके माउंटेन्स तक हर तरह की डाइवर्स लैंडस्केप आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो बलूचिस्तान की लोकेशन है वो बलूचिस्तान को स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट बना देती है। अच्छा, बलूचिस्तान जो है वो एक कॉरिडोर प्रोवाइड करता है फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। उसके अलावा ग्वादर जो है वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज की प्रॉक्सिम, और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज ग्लोबल ऑयल की ट्रांसपोर्ट के लिए चोक पॉइंट है। उसके अलावा ग्वादर में जो सी पोर्ट बनने जा रही है, ये सब चीज़ें बलूचिस्तान को स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट बना देती हैं। उसके अलावा अगर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो बलूचिस्तान में अबंडेंस है नेचुरल रिसोर्सेज की। सुई गैस वहाँ से एक्सट्रैक्ट की जाती है, कॉपर माइंस है वहाँ पे सोने के ज़खायर हैं। उसके अलावा मल्टीपल नेचुरल रिसोर्सेज और भी मौजूद हैं बलूचिस्तान में। तो ये चीज़ बलूचिस्तान को इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट बना देती है। लेकिन अब इसके साथ एक मसला भी एसोसिएटेड है। वो मसला ये है कि बलूचिस्तानियों का ये मानना है कि दे आर नॉट गेटिंग द इक्वल शेयर ऑफ देयर रिसोर्सेज, कि उन्हें अपने रिसोर्सेज का उतना ज़्यादा हिस्सा नहीं मिल रहा जितना उनका हक है। अब इसकी वजह से बहुत सारे मसले आ जाते हैं, और वो मसले फिर हमें पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस की तरफ लेके चले जाते हैं। शुरू से ही पॉलिटिकल सिनेरियो बलूचिस्तान का चैलेंजिंग रहा है। बलूचिस्तान में कुछ सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी मौजूद हैं, कुछ सेपरेटिस्ट के लीडर्स मौजूद हैं। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस की अगर बात की जाए तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बलूचिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आज़ाद, उसके अलावा मजीद ब्रिगेड। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो लोग हैं, ये मिल के अटैक करते हैं सी पैक के ऑफिशियल्स पे। सी पैक पे जो लोग काम कर रहे हैं उन पे अटैक करते हैं, चाइनीज़ ऑफिशियल्स पे अटैक करते हैं, सी पैक रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पे अटैक करते हैं। उसके अलावा आर्मी के जो है ऑफिशियल्स मौजूद हैं वहाँ पे, एफसी के ख़ास तौर पे उन पे अटैक करते हैं। और बलूचिस्तान में जो सेटलर्स हैं, जो बलोचियों के अलावा या पश्तूनों के अलावा जो लोग हैं, उन पे वो लोग अटैक करते हैं। लेकिन हर एक एक्शन के पीछे, हर एक जो भी बंदा कोई काम करता है उसके पीछे कोई रीज़न मौजूद होता है, कोई काज मौजूद होता है। तो उनके इस एक्शन के पीछे काज क्या है, हमें उसको समझना पड़ेगा। ये चीज़ समझने के लिए कि ये अटैक्स किए क्यों जाते हैं। सो हम मूव करते हैं अगले टॉपिक के, वाई दीज अटैक्स। इसे हम समझने की कोशिश करेंगे दो स्कूल्स ऑफ थॉट के जरिए। पहला है हमारे पास सेंट्रलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट और दूसरा है फेडरलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। सेंट्रलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट के प्रोपोनेंट्स ये कहते हैं कि जो वफाक है वो मजबूत होना चाहिए, यानी कि सेंटर मजबूत होना चाहिए और प्रोविंसेस या इकाइयाँ कमज़ोर होनी चाहिए। और जो फेडरलिस्टिक है उनका मानना यह है कि जो सेंटर है वो कमज़ोर हो, वफाक कमज़ोर हो और प्रोविंसेस मजबूत हो। अगर हम बलूचिस्तान के पर्सपेक्टिव में बात करें तो परवेज़ मुशर्रफ जो है वो सेंट्रलिज्म के फॉररनर है। उनका मानना ये था कि बलूचिस्तान में जितनी भी अनरेस्ट है, बलूचिस्तान की आज की जो सिचुएशन है उसके जिम्मेदार है बलोच सरदार। ये उनका क्लेम था और इस क्लेम को वो सपोर्ट करते थे इन आर्ग्यूमेंट्स के साथ। सबसे पहले वो ये कहते थे कि बलोच सरदार जो है वो हमेशा से पावर में रहे बलूचिस्तान में, ख्वाह वो नेशनल असेंबली हो ख्वाह वो प्रोविंशियल असेंबली हो, बलोच सरदार ही उन असेंबलीज में बैठते। तो ये एमएनएज और एमपीएज की ड्यूटी होती है कि वो रिसोर्सेज को एलोकेट करें ताकि आम आवाम उनसे मुस्तफ़ीद हो सके। लेकिन बलोच सरदार ने क्या किया कि आम आवाम को मुस्तफ़ीद करने के बजाय उन रिसोर्सेज से वो खुद मुस्तफ़ीद होते रहे। So, उनका ये कहना है कि जो बलोच सरदार हैं दे आर द बेनिफिशरीज ऑफ रिसोर्सेज जो कि एलोकेट किए जाने थे आम लोगों के लिए। उसके अलावा वो दूसरी बात ये करते हैं कि जो बलोच सरदार हैं वो प्राइवेट मिलिशियाज बनाते हैं, और वो मिलिशियाज आर्म्ड होती हैं, वो असलहे से लैस होती हैं। तो जब कभी दूसरे ट्राइब के साथ लड़ने की ज़रूरत पड़ती है तो वो उनके साथ भी लड़ते हैं। और उसके अलावा अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए तो वो स्टेट के अगेंस्ट भी लड़ जाते हैं वो लोग, उनकी मिलिशियाज। अब इसकी एग्जांपल दी जाती है 2006 के इंसिडेंट से, जब बलोच सरदार ने आर्म्ड रेजिस्टेंस शो करवाई थी अगेंस्ट द स्टेट। और
थर्ड आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि कुछ बलोच सरदार जो हैं वो कांटेक्ट में हैं इंडियन रॉ के साथ। अगर हम कुलभूषण यादव की बात करें, जो कि रॉ का एजेंट था, उसने ये चीज़ कही थी कि रॉ जो है वो इन्वॉल्व होती है टेररिस्ट अटैक्स में इन बलोचिस्तान एंड कराची। उसके अलावा इंडिया की ये पॉलिसी है कि वी हैव टू डिसइंटीग्रेट पाकिस्तान थ्रू बलोच कार्ड। हमने बलोच कार्ड का इस्तेमाल करना है पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेट करने के लिए, या एटलीस्ट पाकिस्तान में अनरेस्ट क्रिएट करने के लिए। अच्छा, इंडियन ऑफिशियल्स के मुताबिक सी पैक इंडियन सॉवरेनिटी के खिलाफ है, तो उन्हें यहाँ पे अनरेस्ट क्रिएट करनी है, उन्होंने बलोचिस्तान की सेपरेशन को सपोर्ट करना है। और ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर है क्योंकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपनी 2016 की स्पीच में बलोचिस्तान का जिक्र करते हैं। सो इंडियन रॉ जो है वो टेररिस्ट अटैक्स को तो बैक कर रही है बलोचिस्तान में, और बलोचिस्तान की जो सेपरेशन की मूवमेंट्स है उन्हें भी सपोर्ट तो कर रही है। अब ये जो सेंट्रलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट है, ये जो बलोचिस्तान के अभी के हालात है उनका ब्लेम बलोच सरदार पे डाल रहा है। लेकिन इसके बरक्स है हमारे पास फेडरलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। फेडरलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट वालों का मैंने जैसे आपको पहले बताया कि वो चाहते हैं कि प्रोविंसेस मजबूत हों और सेंटर कमज़ोर हो। तो उनके आर्ग्यूमेंट्स ये हैं कि वो ये कहते हैं कि अगर सिर्फ और सिर्फ सरदार जिम्मेदार हैं प्रेजेंट अनरेस्ट के पीछे, तो फिर लसबेला में क्यों इंसर्जेंसी है। हालांकि लसबेला के जो सरदार हैं दे हैव ऑलवेज बीन प्रो स्टेट, वो तो हमेशा से प्रो स्टेट रहे, तो वहां पे फिर इंसर्जेंसी क्यों है। फिर वो दूसरा पॉइंट ये रेज करते हैं कि अगर सरदार रिस्पॉन्सिबल हैं इस इंसर्जेंसी के पीछे, तो फिर मकरान में तो इंसर्जेंसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मकरान में तो सरदारी सिस्टम सीरियसली कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, फिर वहां पे तो इंसर्जेंसी नहीं होनी चाहिए। फिर वो एक और पॉइंट रेज करते हैं कि 1997 में पूरे बलूचिस्तान के लिए जो बजट एलोकेट किया गया था वो तो 130 मिलियन, और सिर्फ लाहौर के लिए जो बजट एलोकेट किया गया था वो था 180 मिलियन। और ये स्टेटमेंट है फवाद हसन फवाद की, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे प्राइम मिनिस्टर के, और इंटरेस्टिंगली वो बजाते खुद एक पंजाबी थे। उनका ये कहना था कि आप पूरे बलूचिस्तान के लिए 130 मिलियन का बजट एलोकेट कर रहे हो और लाहौर अकेले के लिए 180 मिलियन का बजट एलोकेट कर रहे हो, तो दैट्स नॉट फेयर। उसके अलावा अगला पॉइंट जो वो रेज करते हैं वो ये कहते हैं कि सुई गैस 1952 में डिस्कवर की जाती है, और बाय 1960 मेजर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान को सुई गैस प्रोवाइड कर दी जाती है, जैसे कि कराची हो गया, मुल्तान, लाहौर, ये शहर बड़े जो शहर हैं इन्हें 1960 तक सुई गैस मिल जाती है। लेकिन कोयटा, जो कि बलूचिस्तान का कैपिटल है, जहाँ से आप सुई गैस एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, जहाँ से सुई गैस निकाल के आप बाकी शहरों को प्रोवाइड कर रहे हो, उस सूबे को आप 1980 में जाके 1984 में जाके सुई गैस प्रोवाइड कर रहे हो। और इंटरेस्टिंगली सुई जहाँ से कि ये सुई गैस एक्सट्रैक्ट की जाती है, वो वहाँ के लोग अभी तक सुई गैस से महरूम है, उन्हें अभी तक सुई गैस नहीं प्रोवाइड की जा सकी। इवन दो कि ये नेशनल पॉलिसी है कि जिस जगह से कोई नेचुरल रिसोर्स निकलेगा, उस जगह के लोगों का उन रिसोर्स से मुस्तफीद होने का पहला हक होगा, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अभी तक सुई गैस नहीं मिली। अब इस पे फिर सेंटर का क्या आर्ग्यूमेंट है। सेंटर इस पे कहता है कि ये हमारी ये पॉलिसी है कि किसी भी रिसोर्स से मुस्तफीद होने वाले लोग उस रिसोर्स पे किए जाने वाले खर्चे से ज़्यादा होने चाहिए, कि नंबर ऑफ बेनिफिशरीज ज़्यादा हों टोटल देन द टोटल एक्सपेंस ऑन दैट प्रोजेक्ट। यानी कि इन शॉर्ट वो ये कहना चाहते हैं कि पाइपलाइंस बिछाने के लिए जो खर्चा होगा वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द नंबर ऑफ बेनिफिशरीज जो कि सुई गैस से मुस्तफीद होंगे सुई वाले इलाके में। इस वजह से हम ये सुई गैस वहाँ पे नहीं प्रोवाइड कर सकते, ये क्राइटेरिया है। तो इस पे फिर बलोचियों का ये मानना है कि इसमें तो हमारा कोई फॉल्ट नहीं है कि हमारी पॉपुलेशन कम है, ये क्राइटेरिया फॉल्टी है। इसके अलावा फिर वो एक और पॉइंट रेज करते हैं कि टिल ईयर 2000 पूरे बलूचिस्तान में सिर्फ एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी थी। अगेन इस पे सेंटर का फिर वही पॉइंट है कि नंबर ऑफ बेनिफिशरीज कम है और टोटल एक्सपेंस जो है वो ज़्यादा है। लेकिन इसके बरक्स डेटा ये शो करता था कि पाकिस्तान के मेजर सिटीज़ में जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स मौजूद हैं। फिर एक और पॉइंट रेज किया जाता है कि साल 2000 तक पूरे बलूचिस्तान में सिर्फ एक मेडिकल टीचिंग हॉस्पिटल था, यानी कि सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज था। फिर एक और पॉइंट ये रेज किया जाता है कि सेंडक कॉपर माइन में से 1997 में कॉपर की एक्सट्रैक्शन स्टार्ट होती है, और ये एक्सट्रैक्शन करती है चाइनीज़ कंपनी जिसका नाम है MLC, और इसकी रेशो ऑफ डिवीजन कुछ इस तरह से होती है कि MLC लेगा 50% और सेंटर को मिलेगा 48% और बलूचिस्तान को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 2%। लेकिन साल 2012 में ये रिवाइव होता है और उसके बाद नई पॉलिसी बनती है, उसके तहत सेंटर जो है वो लेगा 50%, 45% लेगा MLC, और फिर बलूचिस्तान सिर्फ और सिर्फ 5% ही लेगा। अब ये जो तमाम फैक्टर्स हैं, इनकी वजह से बलोच लोगों के अंदर
ग्रेवियंसेस डेवलप हो गई हैं, दे हैव फेल्ट मार्जिनलाइज्ड। तो जब कॉमन लोग एक्सप्लॉइटेड और डिप्राइव्ड फील करते हैं तो फिर 3 स्टेजेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन की तरफ कोई भी कंट्री चली जाती है। सबसे पहला स्टेज तो उसमें ये होता है कि कॉमन लोग जो हैं वो दे फील डिप्राइव्ड एंड एक्सप्लॉइटेड। जब वो फील करते हैं कि दे आर एक्सप्लॉइटेड, सोशो इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है उन्हें, तो फिर वो रेजिस्टेंस शो करते हैं अगेंस्ट द स्टेट, एंड समटाइम्स दिस रेजिस्टेंस इज आर्म्ड। जब वेपन्स का यूज़ किया जाने लगे रेजिस्टेंस में, तो फिर जो फॉरेन एजेंसीज होती हैं उनके लिए इन्वॉल्वमेंट का बहुत अच्छा मौका बन जाता है, वो बहुत अच्छी सिनेरियो बन जाता है, बहुत अच्छी सिचुएशन बन जाती है, एंड देन दे गेट इन्वॉल्व। और उसके बाद फिर हालात बाज़-औक़ात कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और फिर रिजल्ट होता है डिसइंटीग्रेशन। अब ये 3 स्टेजेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन, यानी कि पहले आपके जो कॉमन लोग हैं दे फील एक्सप्लॉइटेड और डिप्राइव्ड। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं कि आर्म्ड रेजिस्टेंस शो करते हैं, और आर्म्ड रेजिस्टेंस बाहर की जो एजेंसीज होती हैं उन्हें फैसिलिटेट करती हैं कि वो इन्वॉल्व हो जाए इस मामले में। तो ये फिर डिसइंटीग्रेशन की तरफ लीड करता है। अब ये काम पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी एक दफ़ा हो चुका है ईस्ट पाकिस्तान के केस में। ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे उस वक्त, अब जो बंगाली हैं, बंगालियों का ये मानना था कि दे आर एक्सप्लॉइटेड सोशो इकोनॉमिकली। तो फिर उन्होंने आर्म्ड रेजिस्टेंस शो की मुक्ति बाहिनी की सूरत में, और फिर फॉरेन इन्वॉल्वमेंट, तो इंडिया इन्वॉल्व हुआ उस मामले में, और फिर पाकिस्तान जो है वो टूट गया था। उसका रिजल्ट ये था सेपरेशन। अब बलोचिस्तान के साथ भी सिमिलर सिनेरियो है। पीपल ऑफ बलोचिस्तान हैव फेल्ट मार्जिनलाइज्ड, और ग्रीवियंसेस हैं उनके दिलों में कि उनका ये मानना है कि रिसोर्सेज हमारे और हमें उतना ज़्यादा शेयर नहीं मिल रहा, तो दे डिमांड देयर राइट्स। लेकिन अब इस पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट का क्या स्टांस होगा वो इम्पॉर्टेंट है। अब इस सारे सिनेरियो में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए कौन सा स्टांस बेस्ट होगा, तो पाकिस्तान एक सॉफ्ट अप्रोच के साथ चल रहा है बलोचिस्तान के मामले में। पिछले चंद सालों में सीरीज ऑफ यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई हैं बलोचिस्तान में, सीरीज ऑफ कॉलेजेस बनाए गए बलोचिस्तान में, बलोचिस्तानी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जाती हैं। उसके अलावा डेवलपमेंट का काम किया गया बलोचिस्तान में। सब पाकिस्तान की अप्रोच ठीक थी। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बलोचिस्तानियों के दिलों में से वो ग्रीवियंसेस ख़त्म करनी पड़ेंगी, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा बलोचिस्तान के लिए। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नीड्स टू डू अ लॉट मोर फॉर द पीपल ऑफ बलोचिस्तान, ताकि उनके दिलों में से वो ग्रीवियंसेस ख़त्म हो। क्योंकि जब आपके दिल में ग्रीवियंसेस है ना, तो आप फिर दूसरी तरफ से मैनिपुलेशन का बहुत आसानी से शिकार हो जाते हैं। और इंडिया बलोच कार्ड बहुत प्लानिंग के साथ खेल रहा है। इंडिया का आप ऑफिशियल न्यूज़ चैनल्स देख लें, बड़े बड़े जो उनके एक्सपर्ट्स हैं, थिंक टैंक्स हैं, उनकी बातें आप सुनें, उनका कहना यह है कि वी हैव टू डिसइंटीग्रेट पाकिस्तान यूजिंग बलोच कार्ड। तो पाकिस्तान के लिए इस वक्त नैरेटिव बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया की तरफ से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है पूरी दुनिया में मीडिया लीक्स के जरिए। ये उनकी स्ट्रेटेजी है। तो पाकिस्तान को इस सिनेरियो में एक तो काम ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा, सॉफ्ट अप्रोच के साथ चलना पड़ेगा, और दूसरा एक कंपेलिंग नैरेटिव बनाना पड़ेगा। अगर आप इस सिचुएशन में एक कंपेलिंग नैरेटिव नहीं दोगे तो मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा फैलेगा। और मैंने इस वीडियो के शुरू में एक बात बोली थी कि नैरेटिव्स थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स रहे हैं। नैरेटिव्स यूनाइट भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं एक नेशन को, इनकलाब ला सकते हैं और अमन ला सकते हैं। और जियो पॉलिटिक्स में जो नैरेटिव्स को शेप करते हैं, उन्हें अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, उन्हें कंट्रोल करते हैं, वही पावरफुल होते हैं। सो पाकिस्तान के लिए नैरेटिव बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।